बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह आज ऐलान किया है कि अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है। सलामती कौंसिल का एक इजलास हुआ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, जिसमें पाकिस्तान के कहने के बावजूद पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया, और ये जो भारत का बहसीत सदर सलामती कौंसिल एक मनफी रवैया था, उस बाबत वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने आज बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उसको बयान किया। और अहम ख़बर अफ़गानिस्तान से ये भी है कि तालिबान अब अफ़गानिस्तान में 6 सूबाई दारुल-हुकूमतों पर मुकम्मल काबिज़ हो चुके हैं, और अब मज़ार शरीफ की जानिब उनकी पेशकदमी जारी है। तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल, आलमी ताकतों के मफादात और पाकिस्तान, इस मौजू पर तफसील से बात होगी। और बलूचिस्तान में बड़ी कदावर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल हुई हैं। ये किस बात का इशारा है? नून लीग की साख्त पर क्या असर पड़ेगा? पीपल्स पार्टी क्या प्लानिंग कर रही है? इस पर बात करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब के बारे में शेख रशीद ने कहा कि उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या पासपोर्ट मनसूखी के ख़िलाफ़ अपील करें या फिर असाइलम के लिए अप्लाई करें। क्या वो वापस आएंगे? इस मौजू पर बात होगी। लेकिन मैं सर इन 2 अहम तरीन मौज़ूआत पर बात करने से पहले एक बड़ी खुशाइंद ख़बर है, वो ये कि पाकिस्तान ने आज भारत का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। मियावाकी जंगल आज एक 100 एकड़ से 100 कनाल से ज़्यादा रकबे पर काश्त हुआ है। लाहौर में सकियाँ पुल के करीब जी या 100 एकड़ 100 कनाल से 100 कनाल। तो ये एक रिकॉर्ड है जो बेंगलोर में था, भारत के पास पाकिस्तान के नाम आया। इस पर हम तफसील से बात करते हैं कि ये जंगलात होते क्या हैं, इनका फ़ायदा क्या है। टेक्नोलॉजी हाँ जी, आम जंगलात से ये कैसे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो डॉक्टर साहब को मैंने याद करना पहले, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, हाँ जी, उनको रोक लिया गया। वो आप गुफ्तगू साथ जारी रखें, लेकिन मैं नाज़रीन को दिखाना चाह रहा हूँ कि आज वो बरियार साहब जो PP 38 सियालकोट से मुंतखब हुए थे, उनकी तकरीब हलफ-बरदारी थी। तो असेंबली जब पहुँची थी तो वहाँ पे जो असेंबली बरियार साहब जो हैं ये बेटे हैं मुस्लिम लीग काफ के, हाँ जी, और रुकन है तहरीक इंसाफ हाँ के। जी, तो और मेंबर मुंतखब हुए हैं, नौजवान है बिल्कुल नौजवान, और बड़ी ज़ोरदार मुहिम थी इनकी, बहुत PP 38 की। बड़े बिजनेसमैन हैं, नून लीग को शिकस्त दी, बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली है, और नून लीग को शिकस्त दी इन्होंने। सर दिखा दूँ सर, ऐसा क्या हुआ देखिए। क्या हाल है बेटे? ठीक हो? खैरियत ना लो? ठीक हो? नहीं मैम, सॉरी नहीं आपके तो हमें भी नहीं पता हमारे लिए नहीं है। नहीं है आप सब सुंदर यार वाले देख ले पुत्र करना क्या कौन है यार? मेरे आगे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। हाँ 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 ठीक है। मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हुई तो उसके बाद नाम भी निकाल दिया गया। जो मेहमानों की गैलरी में बैठने के लिए जगह थी, वहाँ जाना था, उन्होंने हलफ बरदारी के मौके पर स्टाफ ने अंदर नहीं जाने दिया। फिर उन्होंने कहा कि स्पीकर की मर्ज़ी है, जैसे वो चाहें। उनके पास कार्ड होना चाहिए था किस चीज़ का? अंदर दाखिले का। मेहमान जब वो क्या थी, मुआविन ख़ुसूसी थी, तो उस हैसियत में तो जाती होंगी ना। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल डॉक्टर साहब को चाहिए था चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इत्तला कराती, और वो जो रोकने वाला था उसको भी चाहिए था कि परवेज़ इलाही साहब को इत्तला कराती। नहीं, उनके पास तो फहरिस्त आती है ना कि आज मेहमानों में ये लोग हैं तो यही अंदर जा सकते हैं। तो वो तो उस पर पाबंद है जो फहरिस्त स्पीकर की मंजूरी से आई है। वो मुआविन ख़ुसूसी रही, और वज़ीर आज़म की भी, वज़ीर आला की भी, तो उनको जानता भी था। PM से मुलाकात हुई है? नहीं, वो तो अलग बात की बात है ना। तो बात यह है कि उनको इतला करनी चाहिए थी असेंबली के सेक्रेटरी को, वो उनको एक पास बनवा के भेज देता, स्पीकर की गैलरी में बैठ जाती। स्पीकर साहब इतनी मुरव्वत तो करते ना, ऐसी बेमुरव्वती तो नहीं है चौधरी परवेज़ इलाही में। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर साहबा खबरों में तो आ गई ना एक बार, फिर से आ गई, और फिर नज़रों में भी आ गई। हाँ। क्योंकि उनकी मुलाकात हो गई वज़ीर आज़म से जी। उन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म उनको वफाकी कोई जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, तो उनके जो हामी हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, ठीक है, उन्होंने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वज़ीर आज़म ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। लेकिन मिले तो हैं। लेकिन अब तो देखिए ना, अगर वो फिर मुझे शेर वो याद आ रहा है क्या,
अगर वो पूछ ले हमसे हाँ कि कहो किस बात का गम है, कहो किस बात का गम, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। बस सही। अच्छा सर, वो तो बस उन्होंने देखिए वज़ीर आज़म ने उनसे बात कर ली, मुलाकात कर ली, और डॉक्टर साहबा जितनी पुरजोश हामी रही हैं हुकूमत की, उसके बाद उनका इस्तेहकाक है कि उनको किसी मुनासिब जगह पे किसी अदारे पर के सरबराह बना दिया जाए, ऑटोनमस बॉडी पर किसी पर। बहरहाल मतलब उनकी कोई पजीराई जरूर होनी चाहिए, वगरना ताना देंगे बुत कि मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। चले तो ये भी तो देखे ना। चले तो, आपकी लेकिन एक बात मैं बताऊं, बड़ी अजीब बात है, वज़ीर आज़म जुनेजो जो थे, मोहम्मद खान जुनेजो, जब उनको बरतरफ कर दिया गया ओहदे से, असम्बली तहलील हो गई, तो अगले दिन वो पहुंचे तो VIP जो इस्लामाबाद का या रावलपिंडी का हवाई अड्डा है, उसके VIP लॉन्च में उनको वहाँ दाखिल नहीं होने दिया गया कि नहीं साहब आप दाखिल नहीं हो सकते, आपका इस्तेहकाक ख़त्म हो चुका। उसके बाद फिर असम्बली में ने तब्दीली की, उनके साथ साथ फिर हामद नासिर चट्टा जैसे स्पीकर थे जो वो जहाँ जाते थे वो उनके साथ होते थे ताकि VIP स्टेटस उनका रहे उनकी वजह से। तो फिर ये तरमीम कर दी गई, बाकायदा कायदा बना दिया गया कि साबिक वज़ीर आज़म जो है वो भी, उसको भी एक VIP स्टेटस उसका रहेगा और ताहयात। तो ये ऐसा होता है, इस तरह तो होता है, इस तरह के काम। चले आपने भरपूर किस्म की पजीराई भी कर दी, सिफारिश करी डॉक्टर साहबा के लिए। डॉक्टर साहबा डिजर्व करती हैं। देखिए जितना उन्होंने यानी आप देखें जितने अल्फाज खर्च किए हैं अपने उन मुखालिफिन पर, इमरान खान साहब के मुखालिफिन पर, कोई लुगत में कोई ऐसा लफ्ज़ बचा नहीं है जो इस डिक्शनरी में जो उन्होंने अपने मुखालिफिन में डेला ना हो। अच्छा सर, हमें अब उसकी कोई तो कदर अफजाई होनी चाहिए ना, उम्मीद है कि आप, वरना तो लोग फिर ताने देंगे खान साहब को। अच्छा सर, अली नवाज शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के, और जो जोन 4 है मियावाकी जंगलात का लाहौर में, उसके सरबराह हैं। ये जोन 4 सगिया पुल के करीब है जहाँ आज वज़ीर आज़म पहुँचे थे, और रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ने बनाया है मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का, वो यहीं पे बना है। भारत के पास ये रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के हिस्से में आया। शर्म साहब, पाकिस्तान में सिर्फ 1.91% रकबे पर जंगलात हैं। इस एतबार से दुनिया भर में हमारा नंबर 173वां है, और 30 बरसों में पाकिस्तान के जंगलात में 76% कमी वाक़या हुई है। लाहौर को वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दिया है। हमने जंगल काटने, लकड़ियाँ बेचने में तो रिकॉर्ड कायम कर लिया ना, और लक़दक यानी सहरा बना दिया मुल्क को। ऐसे अली नवाज साहब खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र में। शामी साहब तशरीफ़ रखती हैं। ये मियावाकी जंगलात होते क्या हैं, आम जंगलात से कैसे मुख्तलिफ हैं, जो आज रिकॉर्ड है वो कैसे रिकॉर्ड बना है, उसकी तफसील दीजिएगा। देखें जी, बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने कम अज कम ये एक दुनिया न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मामले को, जो हमारे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो मसला है कि पोल्यूशन है और इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जो है वो हमारा मुतासिर हो रहा है। ठीक। अब जब आप इस पे फोकस कर रहे हैं जिस तरह, तो इसी तरह वजीर आजम इमरान खान ने इस पे फोकस किया और दरख्तों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पाकिस्तान में जो है लगाने के लिए जो मुहिम उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान शुरू की, ये उस जिम्न में एक उसका सेगमेंट है। ये मियावाकी एक जदीद टेक्निक है। इस टेक्निक के तहत खास मटेरियल जो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें फार्म यार्ड मेन्योर होती है, बेगास होती है और रस खाइस है, पराली है, ये वो चीजें हैं जो हमारे आम किसान बहुत सारी अपनी जमीनों में अपनी फसलों के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी जमीनों को जरखेज करने के लिए। तो ये मियावाकी की जो टेक्निक है, ये जापानी टेक्निक है जो पाकिस्तान में पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने, जवाद कुरैशी साहब है हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुतारिफ करवाई, डायरेक्टर जनरल साहब ने। कितने जंगल ऐसे हम लगा चुके हैं? ये छोटे छोटे तो जो तजर्बे हमने पहले किए हैं पिछले कुछ 6 महीनों में वो 51 है, लेकिन वो हम 1 कनाल 2 कनाल पे इसको तो कामयाब हुए हैं तजर्बे? जी हाँ, वो कामयाब हैं, अच्छे हैं। और आज हमने 100 कैनाल पर ये लगाया है। जी हाँ, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का इस टेक्निक के हवाले से, जंगलात तो दुनिया में
काफी हैं, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए शहर के अंदर जमीन कम होती है। जब जमीन कम हो तो हम ज्यादा दरख्त, कितने दरख्त लगे हैं 100 केनाल पर जी आज? जी 1,60,000 दरख्त लगे हैं, जिसमें फलों के जो है वो 12 किस्में हैं और बाकी वो दरख्त तो हैं जो हम भारत ने कितने दरख्त लगाए थे जिनका रिकॉर्ड था? उन्होंने उनका जो लार्जेस्ट मियावाकी बेंगलोर में 1,25,000 उनका रिकॉर्ड तो था। ये मियावाकी जंगलात के तहत, अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत जो पौधे लगते हैं, ये कितने अरसे में तैयार हो जाते हैं आम दरख्त की निस्बत, आम जंगल आम दरख्त की निस्बत? ये 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। वजह उसकी ये होती है कि जो हम मटेरियल उसमें 1 फुट, नहीं वो तो ठीक है, मटेरियल ठीक है, लेकिन कितनी देर में जंगल तैयार हो जाएगा? ये 3 साल में ये जंगल तैयार हो जाएगा और इसमें फल देने लगेंगे पौधे, फल भी देंगे, तितलियां आएंगी, बर्ड्स आएंगे और ऑक्सीजन आएगी। तो हमारा टारगेट क्या है? कितने जंगल जो हैं और इनकी लागत कितनी आती है आज जो जंगल लगाया है हमने? ये जो लागत है ना, ये 1,60,000 जो हमने दरख्त लगाए हैं और इसकी अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारी 1,60,000 एक दरख्त के ऊपर बहुत कम लागत आती है। अगर 3 साल में जब ये दरख्त बड़ा हो जाएगा तो वो लाखों में पड़े, लाखों उसकी 3 लाख कीमत होगी, जो कि हमें 1200, 900, 700 रुपए में पड़ा है। हम ये जंगल कितनी तादाद में लगा सकते हैं ताकि तेजी से हम अपनी माहौलियात पर काबू पा सके? ये शहर जो होते हैं ना, पोल्यूटेड है हमारा लाहौर वाकई, लेकिन हमें स्पेस अवेलेबल नहीं। ये बाई चांस हमें 100 कनाल जो है स्पेस अवेलेबल हुई। हमने चंद दिनों में फैसला किया, 17 दिन में 1,60,000 दरख्त लगा दिए PH लाहौर में। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। ये अगर हम हर शहरी अपने हिस्से का एक दरख्त लगा दे अगर 14 अगस्त के मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर, तो यकीन जाने अक्सर पाकिस्तान का माहौल वो तो अपना जो क्या हमारे उलमाए कराम जो हैं यानी तरगीब दे रहे हैं इस बारे में, तरगीब दे रहे हैं ना इसके। हाँ जी, दावत इस्लामी वाले वो दरख्त लगा रहे हैं। उनकी एक मुहिम है, 26 लाख दरख्त उन्होंने लगाने हैं उन्होंने। और अगर हर मजहबी जमात और हर सियासी जमात इस काम में लग जाए, और मैं तो हैरान हूँ कि दावत इस्लामी वाले ये किड्स चैनल बनाया है इन्होंने बच्चों के लिए, और कई जुबानों में ये काम कर रहे हैं। उनका तबलीग का, दावत का अपना अंदाज। मैं हैरान हूँ ये बाकी जमातें क्या कर रही हैं। ये सारे जलसे और जुलूस पर रिसोर्सेज ज़ाया करती, यानी कि ये तो बाकी तमाम मजहबी जमातों को भी शजरकारी में आगे आना चाहिए। शजरकारी में आगे आए, किड्स चैनल बनाएं, बच्चों को तफरी का सामान दें, उसके बाद औरतों के लिए तरबियत के लिए लोग, यानी आप देखिए ना माओ के लिए, बच्चियों के लिए तरबियत का इंतजाम करें। ठीक, अच्छा सर, दूसरा मौजू, उसके लिए आज हमने ज़हमत दे रखी है जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को। आप जो सेनेट की डिफेंस कमेटी है उसके चेयरपर्सन है, कुछ ही देर बाद वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि आज वज़ीर ख़ारजा ने जो बात की है वो बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं, फिर जो अफ़गान क़यादत ब्लेम गेम कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, उस रवैये पर उन्होंने बड़ी तनक़ीद की, तंबीह की उस क़यादत को, और कहा कि सलामती कौंसिल में जो अफ़गानिस्तान पर इजलास बुलाया गया उसमें पाकिस्तान की दरख्वास्त के बावजूद पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया, क्योंकि भारत सदर है सलामती कौंसिल का एजाज़ी तौर पर, तो ये मनफी रवैया है भारत का। तेज़ी से बिगड़ी है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, ऐसे में आलमी ताकतों के मफादात क्या हैं, अफ़गान क़यादत क्या चाह रही है, पाकिस्तान पर क्या ज़िम्मेदारियों प्रेशर्स हैं, क्योंकि 6 ऐसे सूबाई दारुल हुकूमत हैं अफ़गानिस्तान में जहाँ पर नीमरोज़ काबिज़ हो चुके हैं जी, जोज़जान जी, सरे पुल जी, कंदूज, तखार, समनगान, हाँ जी, ये 6 जो सूबे हैं, नहीं ये दारुल हुकूमत है जो आपने, ये 6 सूबे हैं और इनके दारुल हुकूमत जो है वो भी उन पर कब्जा हो गया। समंगान सूबे का दारुल हुकूमत ऐबक है, थोड़ी देर पहले इस पर कब्जा हुआ। ये सूबे जो हैं 6, हाँ जी, इन पर उनका तसल्लुत हो चुका है। ऐसा ही है, तालिबान की यलगार जारी है और मज़ार शरीफ पर पेशकदमी जारी है, हेरात में और हेलमंद में। वो जो सारी तवक्को थी कि ये पॉलिटिकल सेटलमेंट होगा, और दुनिया जो है वो हमारी तरफ उंगली उठा रही है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कुछ आज कहा है, असल में हमारी बात कोई नहीं सुन रहा, ये बात गौर करने का काबिल है। सलामती कौंसिल जो है उसका इजलास हुआ है, हम वहाँ अपनी बात नहीं कर सके, अफगानिस्तान ने हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं,
तो असल में गौर करने की बात ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौजू नहीं है या वावेला और स्यापा करने का मामला बड़ी नहीं है। संजीदगी का मुतक़ाज़ा ये बताएं कि हमारी बात सुनी क्यों नहीं जा रही और किस तरह हम पे इल्जाम लग रहे हैं। हम पीस प्रोसेस का हिस्सा हैं, इनिशिएटर हैं, फैसिलिटेटर हम हैं। बार बार कह रहे हैं लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही। तो ये है असल अलमिया। मुशाहिद साहब, शामी साहब ने जो नुक्ता उठाया है तबसरे में और सवाल की सूरत में, इस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? आप डिफेंस कमेटी को हेड कर रहे हैं सेनेट में, आप पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी उससे बाखबर हैं, दुनिया भर की जो बदलती सूरत हाल है आलमी ताकतों के मफादात के तनाजुर में, उससे भी आप हर वक्त खबर रखते हैं उस पर। तो ये शामी साहब का जो सवाल है, क्यों नहीं बात हमारी सुनी जा रही? अस्सलाम वालेकुम जी, शामी साहब आपको भी और जामी साहब आपको भी और आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से इस्लामाबाद से। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का फुकदान है। और खुद हमारे भी कुछ मेरे ख्याल में गलतफहमियां कह लें या हमारी खुशफहमियां कह लें। देखिए जी, भारत जो हिंदुस्तान है जिसकी हमने मदद भी की उनको और UN सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने में, हमें उनके बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। वो आपको कोई खैर की तवक्को उनसे नहीं रखते। आगे भी रिसेंटली हमें बताया गया कि वो कश्मीर पर बात करेंगे, वो फलाना करेंगे। हिंदुस्तान आपके साथ बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा है। और मेरा ख्याल में दूसरा काम जो हमें करना है, एक तो रोना धोना हम बहुत कर रहे हैं, या कभी कहते हैं हमें टेलीफोन कॉल नहीं आया, कभी हम कहते हैं काबुल ये कर रहे हैं। हम अपने पॉलिसी सिमत ठीक करें। मसलन हम जा रहे हैं अमेरिका को मिन्नतें करें कि आप अफगानिस्तान में रहें, अफगानिस्तान में ये करें। हमारा रुख अमेरिका नहीं होना चाहिए। अमेरिका का किरदार बहुत लिमिटेड हो गया है, वो शिकस्त खा के भाग गया है। बल्कि मेरा ख्याल है जितना बड़ा जो डेलीगेशन गया था वाशिंगटन, वो बेहतर होता अमेरिका को ये कहता कि हमारा मौकफ कम से कम सलामती काउंसिल में सुनना चाहिए। चीन से हम लॉबिंग करते, रूस से लॉबिंग करते, अमेरिका से लॉबिंग करते। तो मेरे ख्याल में अगर ये तीन लोग हमारे साथ होते UN सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल मेंबर हैं, तो हमारा शायद हमें दावतनामा मिल सकता था और वो प्रिवेल कर सकते थे हिंदुस्तान पर। शायद हमने पूरा होमवर्क नहीं किया। मुशाहिद साहब, लेकिन वज़ीर खारजा गए तो थे हालिया दिनों चीन? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो वाशिंगटन में वक्त भेजा था, वो अमेरिका से तो बात करते ना। तीन जो हमारे लोग, हमारी बात सुनी जा सकती थी, चाइना, रशिया और अमेरिका। पता नहीं उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल की बात की कि नहीं। उन्होंने बात तो और दूसरे इश्यूज पर की होगी, अफगानिस्तान के इशू पर। तो अफगानिस्तान के बारे में हमें वाज़ेह होना चाहिए कि उसका फैसले जो हैं इस खित्ते में होने हैं। और वो खित्ते में अफगानिस्तान के 6 हमसाया हैं, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान प्लस रशिया, और उसमें जाहिर है अमेरिका का भी एक रोल है। इनसे हम फोकस करें। हम जाके वाशिंगटन जाके उनसे बात करें, टेलीफोन कॉल की, या हमें उनसे मिलते करें और चीजों की, वो फोकस ना करें। और दूसरा हमें चाहिए कि एक इनिशिएटिव लें जो इस खित्ते के हवाले से हो, और लेकिन वो एक उसमें आपको हिम्मत चाहिए सियासी तौर पर, और बड़ा दिल भी करना चाहिए। और मैं अगर हूँ गवर्नमेंट में तो मैं ये कहूँ कि जी बड़ा फोकस करें कि आप 2-3 वफूद तैयार करें। एक आपका वफ्द जाए, बात करे जाके उधर काबुल। आप जो पश्तून पॉलिटिकल लीडर्स हैं आपके, आप उनको भेजें काबुल, अफगानिस्तान जो काबुल रजीम से बात कर सकते हैं, खास तौर पे अशरफ गनी से। आप उसमें असफंजर वली खान साहब भी हैं, अफराज खटक साहब भी हैं, आफ्ताब शेरपाव साहब भी हैं। और एक वफ्द आप भेजें पाकिस्तानी उलमा का, लेड बाय मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो दोहा जाए अफगान तालिबान से बात करे कि जनाब ये जंग बंदी करें, जंग का खात्मा करें, क्योंकि आपका कब्जा काबुल पर। ये अभी तक जिन 4 अहम सियासी और मजहबी शख्सियात का आपने जिक्र किया, ये तो कौमी सियासत में या कौमी धारे में हमें कहीं दिखाई नहीं देती। इनको तो जो कौमी क़यादत है किसी भी सतह पर, इनको उस तरह एंगेज नहीं कर रही। जिनका असर रसूख काबुल और दोहा में हो सकता है। काबुल और दोहा में बात उधर की हो रही है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही। मैं अफगान पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुशाहिद साहब, बात यह है कि अफगान पॉलिटिक्स में या कोई रोल ये उस वक्त अदा करेंगे जबकि कोई हुकूमत इनके साथ बैठने पर तैयार हो। हुकूमत तो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है। आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा शामी साहब, वरना तो फिर हम फंस जाएंगे। और दूसरी बात है कि हम इसको, हामिद कारज़ाई मेरे ख्याल में एक बंदा ऐसा है जो इस वक्त यूनिटी गवर्नमेंट को लीड कर सकता है। शायद वो काबिल कबूल भी हो अफगान तालिबान से। अब उनको भी इंगेज करें, और अफगानिस्तान के जो 6 नेबर्स हैं पाकिस्तान शमूल, हम उनके साथ फोकस करें। हम कोशिश करें कि अमेरिका हमसे नाराज है, अमेरिका का फोन कॉल नहीं आ रहा, हमारा फोकस बिल्कुल गलत है जी।
फोकस इधर होना चाहिए। और हिंदुस्तान के हवाले से हमें वाज़ेह होना चाहिए कि अमेरिका का नंबर 1 दोस्त हिंदुस्तान है और अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन है। ये वाज़ेह हो जाए। इस खत्ते के हवाले से अमेरिका का एक बड़ी वाज़ेह क्लियर स्ट्रेटजी है। तो उसमें आप बता दें खुद के आप कहाँ खड़े हैं, आपको अपना मुकाम का मालूम होना चाहिए। मगर मुशाहिद साहब, ये तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वजीर आजम को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अपने अपोजिशन जो है उसके साथ सलाह मशवरा करना होगा। ये कौमी मामला है, इसको पार्टीजन अप्रोच जो है इसमें काम नहीं आएगी। देखें जी शामी साहब, आप लीडरशिप क्या कहते हैं? लीडरशिप फर्क यही होता है कि क़यादत और कायदाना क़यादत होती है। आप ये देखें कि जब इतना बड़ा फैसला करना था, जुनेजो साहब ने आपका जिक्र किया अभी, आपको याद है अप्रैल 1988 में जनरल ज़ियाउल हक बड़ा मुखालिफ थे जिनीवा अकॉर्ड्स के। जुनेजो साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली, उन्होंने बेनजीर भुट्टो को भी बुला लिया, रसूल बख्श कलेजो को भी बुला लिया, वो लोग जो बिल्कुल मार्शल लॉ के रजीम के खिलाफ थे सारे थे। और आप देखें कि ये बड़े बड़े फैसले आपको करने पड़ते हैं जब इतना बड़ा सूरत हाल हो। ये 40 साल के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि शायद अफगानिस्तान में अमन आ सके अमेरिका के जाने के बाद, लेकिन हालात उल्टे हो रहे हैं और उसका फोकस सारा मलबा हम पर गिरने का खतरा है और खदशा भी है। उसके लिए एक हुकूमत अकेले या फौज अकेले या एक पार्टी अकेले नहीं कर सकती। ये पूरी कौम का इशू है, सिविल हो या मिलिट्री क़यादत हो, दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इसमें सबको शामिल करेंगे तो फिर बात बनेगी, वरना तो हम रोना धोना करते रहेंगे। मुशाहिद साहब, मुख्तसर ये फरमाइए कि जाते जाते कि जिस तेज़ी से तालिबान पहले तो सूबाई दारुल-हुकूमत पर काबिज़ नहीं हो रहे थे, लेकिन अचानक तेज़ी आ गई और 6 सूबाई दारुल-हुकूमत पर काबिज़ हो चुके। अब तो वो मज़ार शरीफ और हेलमंद और हेरात की जानिब उनका रुख है। ये सूरत हाल कहाँ जा सकती है? क्या वो काबुल के नज़दीक पहुँचने की मुतहमिल हैं, सलाहियत रखते हैं? मेरा ख्याल कि उनकी स्ट्रेटजी है कि आउटलाइंग एरियाज पर फोकस करें, और ये वो इलाके हैं जिसमें ज्यादातर नॉन पश्तून एरियाज हैं। आप देखें वो जरंज है ईरान के पास, वो कंदूज है वो ताजिकिस्तान के पास, मज़ार शरीफ है उज़्बेकिस्तान के पास, और फिर वो बात करेंगे। आप ये भी ना भूलें कि इस वक्त अमेरिका ने जंग बंद की है, लेकिन अमेरिका की जो सियासी प्रेजेंस है काबुल में अंदर, काबुल में सबसे बड़ा अमेरिकी सफारतखाना है जिसमें 4000 लोग रहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जिसमें 1400 अमेरिकन डिप्लोमेट्स हैं, 15 एकड़ का वो कंपाउंड है, 650 अमेरिकी ट्रूप्स भी हैं। तो वो जंग का खात्मा चाहते हैं, लेकिन वो तो हो गया जो तालिबान की जंग थी, लेकिन उनका सियासी रोल, सियासी प्रेजेंस है। तो इस वक्त पाकिस्तान को जरा बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बहुत बसीरत के साथ, बड़े दिल के साथ। तो मेरे ख्याल में आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप सुनेंगे कि वजारत खारजा के थ्रू या थ्रू फॉरेन मिनिस्ट्री, तो वो फिर रवायती बात होगी, हम वही रोना धोना करेंगे, हम ये नहीं कर रहे, हम वो नहीं कर रहे। आप बड़े इनिशिएटिव्स लें, आगे बढ़ें, और इस सूरत को हाल को अभी भी संभाला जा सकता है, और अकेले नहीं कर सकते। ईरान को शामिल करें, चीन को शामिल करें, रूस को शामिल करें, वस्ती एशिया की रियासत को शामिल करें। सारे डरे हुए हैं तालिबान के सारे के कब्जा ना हो जाए, तो सारे आपके साथ मिलके आई थिंक काफी कुछ कर सकते हैं। और तालिबान कहाँ बैठे हैं? कतर में बैठे हैं, दोहा में बैठे हैं, आपके कतर से भी ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में हमें इस किस्म के इनिशिएटिव लाएं जो इलाकाई इनिशिएटिव हो। रीजन ने फैसला करना है अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का, और अफगानिस्तान के अंदर जो है और क़यादत का अपना फुकदान है। तो मैं समझता हूँ हामिद कारज़ई साहब को भी इंगेज किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शाम साहब। जो मुशाहिद साहब ने बात की बड़ी अहम है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ सियासी तौर पर जो उनकी उठान रही धरना या PDM के प्लेटफॉर्म से, और जवाब में जो रद्दअमल इस हुकूमत ने उनके साथ किया, जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया, वो जहन में रखा जाए, या जिस तरह से अगर वो ANP के कुछ रहनुमाओं का जिक्र करते हैं, उस्मान यार वली साहब का, ये तो कौमी सियासी मंजरा में, यही मैं उनसे पूछना चाहता, आपने सवाल की सूरत में उनके सामने रखी बात, ये तीनों चारों अहम शख्सियत जिनका असर रसूख कतर में या अफगानिस्तान में, काबुल में हो सकता है, ये तो किसी तौर पर भी हमारे यहाँ मुल्क की कौमी सियासी मंजरनामे का हिस्सा नहीं है, ना इन्हें इंगेज किया गया इस पहलू के ऊपर। ये पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है, लीडर हैं, मेरा तो ख्याल है, फॉलोइंग है उनकी, यकीनन उनके वोटर हैं। जब सारे पाकिस्तानी हैं, उनका मरना जीना इकट्ठा है कि नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान खतरे में आता है, यहाँ उसके असरात पहुँचते हैं उस खाना जंगी के जो अफगानिस्तान में बरपा है, तो उससे कोई बच जाएगा? कोई जैसे जब फसादात हुए थे पाकिस्तान के क़याम के वक्त, तो कांग्रेसी मुसलमान उसकी जद में नहीं आए थे? बिल्कुल आए थे, तमाम तो फिर जब हमारा मरना जीना इकट्ठा है, तो हमारी हदूद होती है ना इख्तलाफ की भी कोई,
कि इख्तलाफ, एक सियासी इख्तलाफ को एक तरफ रखना पड़ता है और कौमी एजेंडा जो है उसके लिए काम करना पड़ता है। और अगर ये जो इस वक्त सूरत हाल है, तालिबान पर हमले किए हैं फजाई अमेरिका ने और उनकी पेशकदमी रोकने की कोशिश की है। और आप ये देखिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल है, उनकी जो नुमाइंदा वहाँ काबुल से उन्होंने एड्रेस किया है सलामती कौंसिल को और कहा है कि भाई आपको करना पड़ेगी कार्रवाई। तालिबान के ऊपर बड़े उन्होंने यानी बड़े सवालात उठाए हैं। तो ये बात ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये खाना जंगी होगी और ये इसमें खून बहेगा, इलाका मुतासिर, इसमें बहुत नुकसान होगा। ये तालिबान को भी समझाने की बात है और काबुल हुकूमत के भी समझने की बात है। ठीक, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की बात सुने। और अगर ये आग हमारी तरफ आएगी तो फिर हम सबके हाथ जलेंगे। ठीक है, और इसलिए उठ जाएं। हम ना पीटीआई के हैं, ना मुस्लिम लीग नून के हैं, ना जेयूआई के हैं, ये बाद में बातें आती हैं, पीपल्स पार्टी के हैं। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान पहले फर्स्ट, पाकिस्तान की फिक्र करें, एक ब्रेक, पाकिस्तानी होकर सोचें। बिल्कुल ठीक बात है। एक ब्रेक नाज़रीन आ गई, ब्रेक के बाद जरा बलूचिस्तान की सियासत का रुख करते हैं, वहां पर हम तब्दीलियां हुई हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में एक साबिक गवर्नर, एक साबिक वज़ीर आला, 5 साबिक सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली समेत कई अहम सियासी शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। बिलखसूस जो साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान है सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, और साबिक वफ़ाक़ी वज़ीर गवर्नर बलूचिस्तान जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़ादिर बलोच, ये 2 अहम शख्सियात, इनका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। नून लीग छोड़कर सर पीपल्स पार्टी में गए हैं। पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, नून लीग की साख किस हद तक मुतासिर होगी, और जो नवाज शरीफ साहब के बारे में बात हो रही है, शेख साहब ने कहा है, शेख रशीद साहब ने, कि 2 ही ऑप्शंस रह गई हैं, इस मौजूद बात करें। लेकिन ज़रा सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब का एक बयान मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको, कि उन्होंने तकरीर की है। जी, तकरीर की शमूलियत के मौके पर जतक हाउस में, देखिए। मेरे बच्चों के कातिलों के कहने पर हमें जो है बेइज्जत किया नवाज शरीफ ने। सबसे पहले नवाज शरीफ का शिकार गुलाम इसा खान बना। अंग्रेजों के दौर से लेकर आज तक हम अपनी इज्जत की खातिर जो है अपना सर कटाते आए हैं, सर नहीं झुकाया है। नवाज शरीफ को के शिरस्त में ही वफा नहीं है। डॉक्टर मालिक से हुकूमत नहीं चली और पख्तूनख्वा मैप में उन्हें इख्तलाफात पैदा हुए, फिर उन्होंने मजबूर होकर 2.5 साल जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद किया। अगर नवाज शरीफ का बस चलता, वो अगला जो 2.5 साल है उस पर भी अमल दरामद नहीं करता। आज से हम पीपल्स पार्टी का बाकायदा हिस्सा हैं। आप भी भुट्टो के नवाज से हैं। हम आपसे यही तो रखेंगे कि आप जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। जनाब चेयरमैन, आपको मैं यकीन दिला दूं कि आपके पार्टी के वर्कर्स को जो मैंने देखा है पिछले 4-5 दिन में, बड़ी पोटेंशियल है जनाब चेयरमैन में। मुस्लिम लीग में जनाब चेयरमैन कोई कदावर शख्सियत नहीं रहा है। आज उस पार्टी की क़यादत एक ऐसी शख्स के हाथ में है जो कि पिछले इलेक्शन में उसने बहुत कम वोट लिए और वो जनरल सेक्रेटरी था। दैट इज अबाउट ऑल। कोई कदावर शख्सियत उनके साथ नहीं है। शामी साहब, ये साबिक कर्नल हूँ, साबिक जर्नल हूँ, साबिक वज़ीर आला हूँ, वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, ये किस बात की गम्माज़ी करता है ये मामला? ये सरदार जो ज़हरी हैं एक बड़े सरदार हैं, बड़े बाइज़्ज़त शख्स हैं। मैं तो उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के वफाक के साथ डट कर खड़े रहे, सही, और कभी उसमें उस वफादारी में झोल नहीं आया। ये बात ठीक है। और जो जनरल कादर हैं वो उनसे परवेज़ मुशर्रफ नाराज़ हुए कि वो बुगटी अकबर बुगटी से वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ क्यों मिले, और वो भी उनका ताल्लुक़ भी इसी कबीले से है, ज़हरी से। लेकिन देखिए इसमें जो कुछ हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक है। और ये इन्होंने ऐलान किया है पीपल्स पार्टी में शमूलियत का, लेकिन मुस्लिम लीग नून से तो ये पहले अलहदा हो चुके थे। जब पीडीएम ने जलसा किया वहाँ, तो उसमें अख्तर मैंगल साहब और इनके दरमियान बहुत रंजिश है, और यानी एक दूसरे पर बड़े इल्ज़ामात बुलाया गया था, बताया नहीं गया। नहीं, जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने ये शर्त लगाई कि ये स्टेज पर नहीं बैठेंगे।
तो इनको स्टेज पर नहीं आने दिया गया और उसकी वजह से इन्होंने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार कर ली और अब पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। ज़ाहिर है मेरा ख्याल कोई और चॉइस उनके पास शायद नहीं थी, क्योंकि पीटीआई में शामिल होते या फिर पीपल्स पार्टी में, पीटीआई में भी कोई गुंजाइश नहीं है किसी, तो इसलिए वो पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। तो गुंजाइश हमेशा रही है सर। देखिए, मुस्लिम लीग नून को इस बात पे गौर करना चाहिए था कि अपने साथियों को कुर्बान नहीं करना चाहिए इस तरीके से। वो अख्तर मैंगल साहब 100 दफ़ा तशरीफ़ लाते, वो ज़हरी साहब की कुर्सी भी वहीं मौजूद होती, उनको इज्जत दी जाती, उनका एहतराम किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक बेतदबीरी है और कि उसके बाद मामलात को संभाला नहीं गया, अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान में बहुत कुछ सियासत जो है उलट पुलट होती रहती है, तो अब पीपल्स पार्टी जो है उसको इससे कुछ फ़ायदा पहुँचेगा। अक्सर तो तब्दीली वहीं से शुरू होती है। देखिए, लेकिन फिर ये भी एक राय पाई जाती है कि वफाक में जो पार्टी बरसर इक़्तिदार हो उसी का सिलसिला बलूचिस्तान में बनता है। नहीं, अब तो देखें ना, ये तो अगले इलेक्शन की तैयारी है ना। इलेक्शन से पहले तो कोई ये लोग मौसर साबित नहीं हो सकते, कोई असम्बली में इनकी उस तरह की ताकत नहीं है, लेकिन ये अगले इलेक्शन की तैयारी है। और जिस तरह पीपल्स पार्टी में जान तो पड़ रही ना, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में भी उनमें तवानाई नून लीग से ज़्यादा सीटें, हाँ। और जिस तरह से फिर बड़ी तदबीर के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। वो उधर देखिए, बाजवा साहब का जो बेटे का वलीमा था, वहाँ भी बिलावल भुट्टो जरदारी मदऊ थे। मुस्लिम लीग नून का तो कोई शख्स मुझे नज़र नहीं आया। मलिक अहमद खान तो ज़ाती ताल्लुकात हैं उनके, और वो नून लीग की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे। तो वो बड़े एक यानी अच्छे अंदाज में अपनी सियासत कर रहे हैं। तो बहरहाल तो पीपल्स पार्टी भी एक कौमी सियासी जमात है, अगर उसमें तवानाई आती है तो ये भी अच्छी बात है। चल, अच्छा, शेख साहब ने आज नवाज शरीफ साहब के बारे में 2 ऑप्शन रखी हैं, हालांकि मौजूद तो बड़ा तफसील तलब, आखिरी 2 से 3 मिनट रह गए हैं। देखिए शेख साहब ऑप्शंस क्या दे रहे हैं। उनको मुल्क आना चाहिए, लीडर वही होता है जो मुल्क में जीता और मरता है। उनके पास 2 ही ऑप्शन है, नंबर 1 वो अपनी अपील कर लें, नंबर 2 के वो साइलम लें वहाँ, जो कि शायद वो ना लें, वो अब समझते हैं कि बेहतरी के हालात हैं। और एक साहब ने बयान दिया, अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार। शाम साहब, ये पासपोर्ट मनसूखी पर अपील या बरतानिया में अजाइलम, तीसरी ऑप्शन ये है कि वतन वापस आ जाए, क्या करना चाहिए 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को ऐसी सूरत हाल? आज कल के हालात हैं और जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, और जो यलगार हो रही है, और देखें उसका तकाजा तो यह है हम मुफाहमत की बात करें। क्या ये मसले में उलझे हुए नवाज शरीफ साहब? अब हुकूमत को चाहिए कि नवाज शरीफ साहब से पूछे भाई आपने कितना अरसा आपको चाहिए वहाँ इलाज के लिए रहने के लिए, तो ठीक है उतना अरसा आप रह लीजिए, पासपोर्ट जारी कर दें उनको, करा लें इलाज अपना, उसके बाद वापस आ जाए। नहीं, पासपोर्ट जारी तो उसी सूरत होता है ना जब कोई बंदा कहे कि जी खारिज हो गया है, मनसूख हो गया, तनसीख हो गई है, नया बना दें। नहीं तो वो भी नहीं कह रहे, कहें क्या बना देंगे। क्या मसला है इसमें? आप कौमी मुफाहमत, नवाज शरीफ साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, उनकी एक फॉलोइंग है। आप कौमी मुफाहमत की बात करें, आप उनको फैसिलिटेट करें, उनको लिए 2 महीने 4 महीने 6 महीने कितना रहना आपने बता दीजिए हमें, हम आपको इजाजत दे देते हैं, आप रहिए बिस्मिल्लाह, उसके बाद वापस आ जाइए। ये नून लीग ये बता दे गवर्नमेंट को, ये जज्बा पैदा करें अपने अंदर, ये ताने, ये मैंने, ये इल्जाम, ये दुश्मनाम, भाई चलें ये मौका महल तो देख लें। ये वैसे एक मौजू ऐसा है जो मौका महल देख लें। शाम साहब, आने वाले दिनों में ये मौजू बड़ा हॉट इशू रहेगा, इस पर बात करेंगे। हाथ मलाएं, दिल मलाएं, इकट्ठे हो जाएं, खतरों का सामना करें। चलें, मुल्क में यलगार हो रही है, आप आंखें बंद करके बैठे हुए। एक ब्रेक, नाज़रीन आन पहुंचिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम वक्त यहाँ ख़त्म होता है। आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। खबर की दुनिया।